गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम 11th चैप्टर कर रहे थे प्रेशर ग्रुप या दबाव समूहों की कार्य और भूमिका के बारे में। इसमें मैं आपको 2 पार्ट पहले करवा चुकी हूँ। ये 3rd पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे दबाव समूहों के कार्य और भूमिका के बारे में। आपसे इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दबाव समूहों के कार्य बताइए, दबाव समूहों की भूमिका क्या होती है उसे समझाइए, दबाव समूहों का एक राजनीतिक या लोकतांत्रिक देश में या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या महत्व होता है। और साथ ही तीनों क्वेश्चंस के पीछे ये भी जोड़ा जा सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए कि उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि इन तीनों ही क्वेश्चंस में भी आपको सेम ही पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब कार्य, भूमिका और महत्व में सेम पॉइंट्स लिखने हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण लास्ट का इसका पैराग्राफ आलोचना का है, तो आप वो जोड़ देंगे। तो हम शुरू करते हैं कार्य, भूमिका और महत्व के बारे में। तो पहली बात तो कि पहले दबाव समूह को घृणात्मक दृष्टि से देखा जाता था, मतलब ऐसा माना जाता था कि ये एक वर्ग, क्योंकि ये सामान्य हितों से जुड़े हुए तो होते नहीं है, वर्ग विशेष के हित से जुड़े हुए होते हैं। तो इस बात को अच्छा नहीं माना जाता कि कोई एक वर्ग अपने हितों को साधने वाले काम करवा ले। लेकिन आजकल राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए इसे आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसको एक्टिव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए। नीति निर्माण की प्रक्रिया पर आजकल इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्हें अदृश्य साम्राज्य कहा जाने लगा है और इन्हें फेडरिक ने दल के पीछे सक्रिय जन कहा है। अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, स्विस यानी कि स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, सभी देशों में ये समूह राजनीतिक गतिशीलता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने पैराग्राफ बनाया है इसमें से आप, जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाते समय भी बताती थी कि एक एक लाइन चूज़ कर लिया कीजिए। तो जैसे आप इसे बताएंगे कि पहले आवश्यक बुराई माना जाता था, लेकिन आज राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार किया जाता है और इन्हें अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है, इन्हें दल के पीछे सक्रिय जन कहा जाता है और ये किन किन देशों में एक्टिव हैं। ये 4-5 लाइनें आपको इसमें से लेनी है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है लोकतंत्रीय प्रक्रिया की अभिव्यक्ति। देखिए, लोकतंत्रीय प्रक्रिया की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि उसमें जो भी सरकार काम करती है उसमें वो इस बात का ध्यान रखती है कि जनमत किस तरफ है, यानी कि जनता की इच्छा लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। तो ये जो ग्रुप्स है वो क्या काम करते हैं, ये अपना जो काम है इनका खुद का, उसके लिए भी जनमत एकत्रित करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की, उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए ये विचार गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, पत्र पत्रिकाएं छपवाते हैं, सभाएं करते हैं। तो एक प्रकार से ये जनमत को तैयार करते हैं। तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया को, लोकतंत्र का जो प्रोसेस है जनमत को सामने लाना, उसको भी अभिव्यक्त करते हैं। सरकार की निरंकुशता पर किस संदर्भ में रोक लगाते हैं कि आजकल जो है शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुरक्षा का मुद्दा है, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें केंद्र सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए। क्योंकि आर्थिक विकास भी आजकल किसी एक देश से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सुप्रा नेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे WTO है और IMF है, इनसे नीतियाँ निर्धारित होती हैं और सभी देश उनका पालन करते हैं। तो एक सशक्त केंद्र का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे में क्या संभावना बढ़ जाती है कि जो सरकार है वो अपनी शक्तियों का निरंकुश प्रयोग कर सकती है। लेकिन दबाव समूह जो होते हैं वो हर समय सरकारी तंत्र पर नज़र रखते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे काम करवाना है। तो वो ये ध्यान रखते हैं कि सरकार निरंकुश ना होने पाए, जनता को इस बारे में अवेयर भी करते रहते हैं। नीति निर्माण में किस प्रकार से सहायक होंगे? जो दबाव समूह होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य ही ये होता है कि ये जो अपना स्वार्थ है या इनका अब जिसके लिए दबाव समूह का गठन किया गया है उस कार्य के लिए सरकार को नीति बनाने के लिए मजबूर करे, या नीति जब सरकार उस बारे में बनाए तो उनका ओरिएंटेशन बढ़ा सके अपने प्रति।
तो ये क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारे डाटा और जो आंकड़े होते हैं वो एकत्रित करते हैं और सरकार को या नौकरशाही के सामने उनको रखते हैं कि आपको इस संदर्भ में नीति बनाने की आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है उसके लिए ये डाटा हम दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये सरकार के सामने एक कच्चा माल जिसे कहेंगे रॉ मटेरियल तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये नीति निर्माण में सहायक होते हैं। उसके बाद शासन तंत्र को प्रभावित करना, अपना काम करवाने के लिए ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों स्तंभों और यहाँ मीडिया को भी, यानी कि जो एक लोकतंत्र के 4 संगठन होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, उन चारों को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। और ज़्यादातर देशों में जो है दबाव समूह काफ़ी सक्रिय हैं आजकल तो। और विशेष तौर पर जैसे इसमें अमेरिका का जिक्र किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी दबाव समूहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अमेरिका में दबाव समूह की जो पहुंच होती है वो अमेरिका के राष्ट्रपति तक होती है। समाज के विभिन्न हित वर्गों के हितों में सामंजस्य, जो विभिन्न समूह होते हैं किसी भी समाज में, जैसे किसान होते हैं, श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, धार्मिक समुदाय होते हैं, जातीय समुदाय होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, इनके अपने अपने हित होते हैं और सभी अपने अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। तो किसी भी देश में जहाँ रिसोर्सेज कम हैं वहाँ पर सभी चाहेंगे कि हमारे हित पूरे हों, तो ऑब्वियसली उनमें प्रतियोगिता होगी। तो इससे क्या होता है, एक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण स्थापित करता है या नियंत्रक का काम करता है, यानी कि कोई भी किसी की शक्तियों को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। तो इस प्रतियोगी व्यवस्था से समाज में संतुलनकारी प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं, यानी कि किसी भी एक दल की बात को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता या किसी भी एक दल विशेष के लिए ही सारे कार्य कर दिए जाएं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बिठाने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद आता है सरकार, जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करना। इन्हें सरकार और जनता को जोड़ने की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये जनता की मांगों को समूहीकरण के रूप में सरकार तक पहुंचाते हैं, यानी कि जनता की जो मांगे हैं उन्हें उनका एक ग्रुप बनाते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं और उसके बाद जनता तक, सरकार तक वो बात पहुंचाते हैं। तो ये एक प्रकार से कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो जो ऊपर का विवेचन दिया गया है, उपरोक्त विवेचन किया गया है, उससे ये पता चलता है कि ये सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड देशों में ये दबाव समूह जो होते हैं कार्य करते हैं। अमेरिका में इनका विशेष प्रभाव है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगठित तरीके से काम करते हैं, यानी कि बहुत वहाँ की सरकार जो है उसने भी इनको वैध भी बना रखा है। वैध तो खैर सभी देशों ने बना दिया है, अवैध तो अब ये कहीं भी नहीं है, लेकिन अमेरिका में क्योंकि बहुत पुराने समय से इन्हें मान्यता मिल गई थी, तो वहाँ अब तक ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करने लगे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महत्व का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए या भूमिका का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, तो आपको इनकी आलोचना भी लिखनी होगी। तो हम इनकी जो भूमिका है या उनकी इम्पोर्टेंस है वो पहले बता चुके हैं। तो हम इनकी आलोचना में पहली क्या बताएंगे कि दबाव समूह विशिष्ट हित को लेकर सरकार के पास जाते हैं। सामान्य हित से इनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इनका गठन ही विशिष्ट हितों के लिए होता है, इसीलिए ये सामान्य हित से ज़्यादा लेना देना नहीं रखते। कई बार ये बहुत हिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं। ये अहिंसक शब्द यहाँ गलत है, आप काट लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। हिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुँचाते हैं, समाज की एकता और शांति को भंग कर देते हैं। मतलब जैसे कई बार आंदोलन का रूप ले लेते हैं, पटरी उखाड़ते हैं, बसें जला देते हैं, पथराव करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इससे भी शांति और व्यवस्था भंग होती है। ये क्योंकि अपनी बात मनवाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब तक पहुंच बनाते हैं, तो ये इनको अनैतिक साधनों से प्रभावित करने का भी प्रयास करते हैं, जिससे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अपने स्वार्थों के लिए ये साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग निर्बाध रूप से करते हैं, यानी कि इन्हें, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई बहुत स्टैंडर्ड एथिकल वैल्यूज़ को ये फॉलो नहीं करते। किसी भी तरीके से हमारा काम हो जाना चाहिए वाली प्रवृत्ति इनकी होती है। तो इस प्रवृत्ति के कारण जो कह सकते हैं समाज में भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, साथ ही नैतिक जो मूल्य होते हैं उनका भी ह्रास होता है।
उसके बाद ये समाज में अनैतिकता का प्रसार करते हैं और इनकी बढ़ती भूमिका ने राजनीतिक दलों की भूमिका और महत्व को सीमित कर दिया है। मतलब ये किस संदर्भ में सीमित कर दिया है कि कोई कोई दल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। वो किस संदर्भ में कि जैसे पार्टीज़ को ये इलेक्शन फंड में काफ़ी मोटा पैसा देते हैं, तो फिर पार्टीज़ के जो आला कमान होते हैं वो इनकी बात अपने विधायकों से भी ऊपर रखने लग जाते हैं। तो इस संदर्भ में ये जो राजनीतिक दल हैं उनकी भूमिका और महत्व को सीमित कर देते हैं। तो अब फिर आप लास्ट में जो लाइन है इसे इम्पॉर्टेंटली लिखेंगे, जो कि आलोचनात्मक विवेचना के बाद लिखी जानी चाहिए कि समय की मांग है कि दबाव समूहों की निरंकुशता की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए ताकि एक व्यवस्थित और संतुलनकारी समाज व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। तो ये लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो दबाव समूह का था ये पार्ट 3 था। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे आपको कैसे फ्रेम करना है, उसे कैसे आंसर करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।